हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अनम ने भी मैसेज किया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रंजीत कुमार है। जीत की लगन में आप में और एक अच्छी बात में दोबारा आज भी उन्होंने टाइम निकाला और मुझे ज्वाइन किया। अब्दुल रज़ाक साहब ने और गोहर एजाज साहब ने, जो अपनी कोशिशें काविशें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में दे चुके हैं और एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लाइफ भी गुजार रहे हैं। उन्होंने भी देखा होगा कि उनकी ज़िंदगी में प्रमोशन की क्या अहमियत रही है, क्योंकि आज हमारा टॉपिक वही सीक्वल टॉपिक है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रमोशन कैसे अर्न किया जा सकता है। कल हमने आपसे सिर्फ पूछा था कि प्रमोशन कैसे हासिल किया जा सकता है। प्रमोशन ड्यू होता है या प्रमोशन अर्न होता है या प्रमोशन परफॉर्मेंस बेस्ड होता है या प्रमोशन जो है सिर्फ और सिर्फ आपका नेपोटिज्म फेवरेटिज्म बेस्ड होता है। ठीक है, इस तरह के सवाल आते हैं। तमाम सुनने वाले जो हमें लाइव फेसबुक पे इस वक्त सुन रहे हैं और तमाम लोग इस वक्त हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं किसी भी जो है ना वो डायरेक्शन से, शायद वो मोबाइल से सुन रहे हो, वेबसाइट पे सुन रहे हो, पाकिस्तान से बाहर इस प्रोग्राम को सुन रहे हो, तो हमसे वो सवाल भी लिख सकते हैं। अगर कोई भी मैसेज करना चाहे हमें, वो राइट मैसेज में जाकर SPR स्पेस अपना नाम 888 पे सेंड कर सकते हैं और अपनी राय हमें दे सकते हैं ताकि हम उस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर कर सकें। आज हमारा इनके साथ सवालात होगा क्योंकि चंद ऐसे एट्रीब्यूट सर मैंने लिखे हैं अपने पास। उन एट्रीब्यूट से आप बात कर रहे होंगे। उन एट्रीब्यूट को मैं आपसे पूछूंगा कि आपने कभी इसे अप्लाई किया था नहीं। तो पहला सवाल मेरा पहले अब्दुल रज़ाक साहब के साथ, उसके बाद गोहर एजाज साहब सवाल होगा कि सर आपने कभी जिंदगी में प्रमोशन पाया? ये तो मेरा सर बड़ा अहमकाना सवाल होगा। आपने जिंदगी में कितने प्रमोशंस पाए जो ड्यू थे, अर्न थे, परफॉर्मेंस बेस्ड थे या फेवरेटिज्म वाले थे? 4 प्रमोशन की कैटेगरीज बता दी। आपने अब तक कौन कौन सा पाया, पहले वो बताएं। देखिए, मैंने अब तक 2 टाइप के ही प्रमोशन जो है वो पाए हैं, जिसमें एक जो ड्यू थे, तकरीबन जो है वो 4 प्रमोशन मैंने ड्यू थे जो लिए थे। और उसके बाद तकरीबन जो है वो 4 प्रमोशन ही ऐसे हैं कि जो मैंने अर्न किए हैं। अब अर्न करने के लिए आपने कहा कि कैसे अर्न किए हैं, तो उसमें मैंने हमेशा से, चाहे वो जो ड्यू थे मेरे जिसको आप कह सकते हैं प्रमोशंस, वो या जो अर्न हुए हैं, उसमें एक चीज कि मैंने अपने वर्क को कभी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर नहीं रखा। जबरदस्त कि जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जो चीजें हैं वो वही थी कि जो तो ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि जी ये आपने काम करना है। लेकिन ये है कि मैंने हमेशा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि जो कोई भी लेने को तैयार नहीं था, या इवन मेरे बॉस जो भी थे। सर मैं इसमें एक बात ऐड करूं, आप इजाजत? सर मेरे गुरु हैं जिनका नाम विवेक बिंद्रा है, जिनको मैं बड़ा फॉलो करता हूं और मुझे लोग कहते हैं तुम इसकी कॉपी करते हो। सर मैं क्या करूं, उनकी आदतें मैंने अपने आप में अडॉप्ट कर ली। लोग बोलते हैं कॉपी करते हो, जो समझते हैं अच्छी बात है। गुरु को कंपेयर कर रहे हैं, मुझे कहते हैं तुम कॉपी 2 हो। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल लिसनर्स एंड ऑल फीडबैक जो मुझे देते हैं। वो कहते हैं कि जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती, हमेशा ली जाती। तो मैं समझता हूँ कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी वही बात कर रहे हैं, क्या वो काम कर। जी सर प्रोसीड करें। उसमें वही है कि मैंने खुद से चीजें जो है वो, जैसे जो मेरे इवन बॉस के काम थे, उनको मैंने जो है वो लेना शुरू कर दिया। मैंने खुद से जो है वो चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया जो मेरे पास, मेरी जिम्मेदारी में नहीं थी चीज़ें। तो उससे क्या हुआ कि जो हायर मैनेजमेंट थी उनको भी जो है वो नज़र आ रहा था कि कौन कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, कितनी जो है वो चीज़ों को गो के उसको नहीं दी गई, उसकी जिम्मेदारी में ये चीज़ें नहीं आती। जो अराउंड चीज़ें थी उनको सीखना भी शुरू किया जो कुछ हो रहा है। स्पेशली ये है कि आप अपने जो भी वर्क है उसके बारे में हमेशा अपडेट रहें, कि जो डिपार्टमेंट का वर्क है उसके अंदर अपडेट रहें। एक तो ये है कि जो आपको काम दिया गया उसके बारे में तो आपने अपडेट रहना ही है और अपने आप को रखना है, लेकिन आप दूसरे जो अपने कोलीग्स हैं या आपके पूरा जो डिपार्टमेंट है, जब आप उसके बारे में देखते हैं, उसके बारे में अपडेट लेते रहते हैं, आपके पास वो डाटा मौजूद होता है, जब कहीं ज़रूरत पड़ी किसी भी वक्त और आप वो डाटा अवेलेबल कर देते हैं, तो ये तमाम चीज़ें हैं कि जिनको हम समथिंग एक्स्ट्रा करने के बाद कि डेफिनेटली आपकी जो रिकग्निशन है वो आना शुरू हो जाती है। बस उसमें चाहे आपको किसी के पीछे नहीं फिरना, लेकिन ये है कि जो आपका काम है वो जब सामने नजर आना शुरू हो जाता है तो वो मे बी फॉर सम टाइम तो वो हिडन रहे, लेकिन वो हमेशा के लिए हिडन नहीं रह सकता। ऐसा ही। तो मैंने ऑलरेडी जो मुझे कल नजिया और समरीन दोनों माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम करे इस इंडस्ट्री में, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में भी और बैंकिंग इंडस्ट्री में भी उनका बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक रहा है। तो उन्होंने भी ऐसा कहा कि हम प्रमोशन अर्न करते हैं, हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए। तो मैं एक ऐसा ही ट्रेनिंग इंडस्ट्री में सवाल क्वेश्चन का आंसर करता हूँ कि देखें, जो गाड़ी 100 की स्पीड से चल रही है, तमाम गाड़ियाँ 100 की स्पीड से अगर चल रही हैं, दिखती कौन सी है? जो 140 पे चल रही होती है, 160 पे चल रही होती है। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में बंदा
अगर उसको सैलरी वही मिल रही है जो उसको कल मिल रही थी, इसका मतलब वो कर भी वही रहा है वो जो कल कर रहा था। और किसी की सैलरी इसलिए बढ़ गई, प्रमोशन इसलिए उसको मिल गया, इसका मतलब वो कल जो कर रहा था आज उसे बेहतर कर रहा है। तो सर आज आपको जो मिल रहा है आप उतना ही कर रहे हैं, आपको कम मिल रहा है आप कम एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट सर आपकी मैं टेक्निकल फॉर्मूला जो है आप मैट्रिक में मुझे याद है जो फिजिक्स मैंने पढ़ी थी उसमें कहते हैं ईटा एफिशिएंसी का फॉर्मूला था। तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100 आपको एक परसेंटेज आ जाती थी मशीनरी की। तो मुझे वो पता है कि वो क्या लीवर बोलते थे, पता नहीं कौन सी मशीनरी थी, पुल्ली होती थी। तो उसने कहा था कि जितनी भी मशीनरी से आप काम लेते वो कभी 100 क्रॉस नहीं कर सकती। 100% कैपेसिटी उसकी अपनी है, लेकिन इनपुट वर्सेस आउटपुट। लेकिन ह्यूमन कैपेसिटी इज नॉट अ मशीन कैपेसिटी। ह्यूमन के पास एक ऐसी कैपेसिटी है जो 100 तक डिपेंडेंट है ही नहीं, 100 को क्रॉस करने की कोशिश करती है। जैसे कि आजकल आप देखेंगे ये कंप्यूटर्स, ये मोबाइल फोन, ये सोशल मीडिया, दुनिया आज हमें सुन रही है। ये कल पॉसिबल नहीं था। कल हम टेलीविजन पे वो एक ही चैनल देखते थे, आज लाखों चैनल हम देख रहे होते हैं। दिस इज ह्यूमन कैपेसिटी हु हैज चेंज्ड द कंप्लीट वर्ल्ड। आपको बताता चलूं 2004 में दुनिया की जो जीडीपी थी वो $32 ट्रिलियन थी। और दुनिया की जो जीडीपी थी 2014 में, 2004 और 2014 के अंदर वो डबल ग्रो कर गई। लेकिन लोग कह रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ग्लोकलाइजेशन की वजह से, कॉलोनाइजेशन की वजह से दुनिया की जीडीपी अब एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। क्यों कर रही है? बिकॉज ह्यूमन कैपेसिटी की कोई सीमा नहीं है, कोई इसकी लिमिट नहीं है। वी आर द लिमिटलेस नाउ। क्योंकि आजकल ब्लॉकचेन का दौर है, क्रिप्टो करेंसी का दौर है। देखिए आगे आगे होता है क्या। सर आपसे सवाल है कि आपने कभी सामने वाले के प्रमोशन को देख के आप कभी दुखी हुए, आप परेशान हुए? अगर सामने वाले ने प्रमोशन हासिल किया है तो आपने अपने आप से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया या उससे तुमने सवाल किए कि आपने कैसे प्रमोशन किए? और कौन सी स्ट्रेटजी बेहतर है कि आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन या आस्क द क्वेश्चन हु हैज गॉट प्रमोशन? बहुत ही मुश्किल सवाल है बेसिकली सर, यही मेरा काम है इसके ऊपर दिल में इसमें दिल में दर्द होता है हल्का हल्का सा पहले, जब आपको ये देखना पड़े कि आप के जो कंपटीशन में, वी शुड नॉट से कंपटीशन, कोलीग्स में कंपटीशन होता भी है और नहीं भी होता, एक परफॉर्मेंस बेस्ड मामला है। बट द थिंग इज के इनिशियली जब आप इस तरह का कोई मामला आपकी जिंदगी में जब आता है तो इट्स रियली पेनफुल। बिल्कुल ह्यूमन नेचर है, इसके ऊपर कोई दूसरा सवाल नहीं है कि आपकी ह्यूमन नेचर है, आपको थोड़ा सा तकलीफ होती है। बट उसके बाद सेकंड फेज आता है, रियलाइजेशन का फेज, जिसमें फिर आप ये रियलाइज करने की कोशिश करते हो और सॉर्ट आउट करते हो चीज़ों की कि ये हुआ क्या एक्चुअली, कहाँ फॉल्ट था। आपकी परफॉर्मेंस में, आपकी स्किल्स में कमी थी, आपकी जो भी मामलात थे क्या उनमें कमी थी, या क्या ऐसी वजह हुई कि जिसके ऊपर सामने वाला जीत गया। अब दो सिचुएशन है यहाँ पर कि आप या तो सामने वाले को एनालाइज कर लें कि उसने क्या कमाल कर दिया ऐसा जो आपने नहीं किया, और या फिर आप अपने आप को रियलाइज करें कि आपके मामलात कैसे रहे, आपने क्या कहीं कोई कमी रह गई। और आई बिलीव कि सबसे अच्छा मामला जो है वो यही होता है कि आप सेल्फ असेसमेंट करें। सेल्फ असेसमेंट करें कि आपकी स्किल्स में कहाँ कमी रह गई। आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, डेफिनेटली ऐसा ही है, आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, और यही वो वजह होती है कि जिसकी वजह से एज मिल गया सामने वाले ओपोनेंट को, और वो एक एक्सेप्ट किया जाए तो अच्छी बात है कि उसका हुआ प्रमोशन। बट द थिंग इज कि आपको भी फिर आगे इन फ्यूचर आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी ये है कि आप अपनी, वो अल्लामा इकबाल कहते हैं ना, खुदी को पहचान या खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। सही। तो आपको अपने आप को करना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को फर्दर डेवलप करना पड़ेगा। आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर चीज़ों के सोल्यूशन भी निकालने पड़ेंगे, सिचुएशंस को हैंडल करना सीखना पड़ेगा, और फर्दर आपको स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। आई बिलीव कि दिस इज द ओनली सोल्यूशन टू। मैं समझता हूँ कि गौर साहब ने बड़ा जबरदस्त एक्सप्लेन किया। सर जाहिद मुनीर साहब सवाल कर रहे हैं आपसे कि ये कैसे पता चलेगा कि हम जो अर्न कर रहे हैं उतना ही काम कर रहे हैं। एक्सप्लेन इफ देयर इज एनी फॉर्मूला। तो मैं समझ फॉर्मूला तो कोई नहीं होगा, लेकिन मतलब इसके जवाबात तो यूं जो मेरा मानना है, आप भी अपना जवाब दे सकते हैं कि देखें, ऑर्गेनाइजेशन में जो आप इनपुट डाल रहे हैं, आपकी होने की वजह से कंपनी में कोई वैल्यू एडिशन हुई? एग्जैक्टली। क्या कंपनी को कोई फायदा हुआ? कंपनी को मॉनेटरी फायदे की बात नहीं कर रहे। क्या कंपनी के कल्चर को आपने चेंज किया, या क्या कंपनी में होने वाली चीजों में आपने कोई ऐसी तब्दीली लेकर आए कि कंपनी की कॉस्ट मिनिमाइजेशन होगी? प्रॉफिट नहीं लेकर आए, कॉस्ट मिनिमाइजेशन में काम कर। क्या जो ह्यूमन रिसोर्स इस वक्त काम कर रहा है, जो हमारा ह्यूमन कैपिटल काम कर रहा है,
आपके होने से क्या उनकी डेवलपमेंट हो रही है? बिल्कुल। क्या टीम पहले इनएफिशिएंट थी, आपके आने से एफिशिएंट हो गई? और जाहिद मुनीर साहब को मैं आगे बताता चलूं कि जाहिद मुनीर वो एक आदमी है जिसे मैं बार बार इसलिए तारीफ करता हूं बिकॉज ही इज वेरी पॉजिटिव मैन। मैं जब भी देखता हूं तो मुझे पॉजिटिविटी जो अंदर में आ जाती है। सर, पाकिस्तान की कंपनी में ये पोलैंड से एक ट्रेनर लेकर आए जिन्होंने टैबलेट टूलिंग पे काम किया और बड़ा ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने ट्रेनिंग दी, और उनका नाम डॉक्टर आर्थर जुबेकेक और या जेकुबेक, जो भी नाम था इनका, जकुबेक था या जबुकेक था, जो भी नाम इसका, लेकिन डॉक्टर आर्थर साहब आए, उन्होंने दुनिया भर की जो प्रैक्टिसेस उसने अप्लाई की थी, 30 इयर्स का एक्सपीरियंस सर, उसने 3 घंटे में जाहिद मुनीर के कहने पे उसने एक्सप्लेन किया। तो मैं समझता हूं कि आपका होना हमको फायदा दे रहा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा दे रहा है, आपके एम्प्लॉइज को फायदा दे रहा है, उनको डेवलप कर रहा है मेंटली और उनको फिजिकली। तो मैं समझता हूं कि दिस इज ओनली अ फॉर्मूला कि आप अपनी कंपनी में प्रमोशन अर्न कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरी सैलरी आज 1 लाख रुपए है और मेरी कल 13% सैलरी बढ़े या 15% बढ़े, डोंट कंपेयर योर टैलेंट विद द 15 and 13%। कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट। जो आपने कल किया ना, उसमें 13% ऐड नहीं करें, उसमें 100% ऐड करें। मिलेगा 13%, क्योंकि कंपनी के और मैशियत के हालात ऐसे हैं, कंपनी में वो 13-14% आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, अगर इस साल 100% दिया तो कल 200% दें, कल 200 दिया तो 400% एफर्ट करें। आप एक्सपोनेंशियली देना तो शुरू करें, आपको मिलेगा भी एक्सपोनेंशियली। दिस इज ओनली अ फॉर्मूला। सही है सर। तो जाहिद मुनीर साहब कह रहे हैं वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। जाहिद मुनीर साहब, आप तो हमेशा लाइव सुनते रहते हैं, अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, तभी तो आप हमें सुन रहे हैं। प्रोड्यूसर साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, तो वो कह रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो तमाम सुनने वाले से हम छोटी सी इजाजत लेते हैं, तब तक आप सुनते रहिए ट्रैफिक अपडेट्स, और इसके बाद आपसे होती है मुलाकात और बात करेंगे प्रमोशन क्यों नहीं मिलते, और प्रमोशन नहीं मिलते तो उस वक्त हमारे साथ क्या होता है। सर, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मेरा सवाल तो रह गया, नहीं अभी तुम उसके बाद कर देना, बीच में कहीं डाल देना, उसका थोड़ी फिलॉसफी अच्छी आएगी। क्वेश्चन रिपीट। क्वेश्चन वही था कि प्रमोशन अगर मिला था तो उसके पीछे क्या वजूहत है, या प्रमोशन के लिए आपको कौन सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने पड़े। एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो लिखी भी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी या कौन सा वो तरीका है कि जिसके थ्रू हम जो है वो बात कर सकते हैं, प्रमोशन को आगे लेकर चल सकते हैं। रेडी? वेलकम बैक टू जीत की लगन। आप, मैं और एक अच्छी बात। और आपको बताता चलूं कि राहिल अली खान, और कभी कभी राहिल शौकत साहब बन जाते हैं, कभी राहिल अली हो जाते हैं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ही नाम रखें, क्योंकि उनका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सवाल है। उन्होंने कहा बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। तो राहिल साहब, हम आपसे ये नहीं पूछते कि क्वेश्चन ट्रिकी है या क्वेश्चन अच्छा है, तो आप आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी हमसे सवाल करें, क्योंकि आप सवालात करेंगे तो हमारा प्रोग्राम मजीद बेहतर हो जाएगा। राहिल अली खान के बारे में थोड़ा बताते चलूँ, ये हमारे रेगुलर लिस्टर हैं, बड़े ज़बरदस्त सवाल करते हैं, और ये सैप की दुनिया के बादशाह है सर, सैप की दुनिया के बादशाह है। सैप का कोई भी मसला हो तो राहिल भाई राहिल भाई राहिल भाई की आवाजें आती हैं। तो सर, अगला मेरा आपसे जो मतलब सवाल है कि कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो एक इंडिविजुअल को अपने अंदर डेवलप करने चाहिए, कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स कंपोनेंट्स हैं जो डेवलप करे प्रमोशन मिलता है। मैं एक दो बता देता हूं, आप अपने हिसाब से बताए थे। मैं समझता हूं कि ड्राइव, ग्रोथ एंड इनोवेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पीपल, फॉर द टीम, मैं समझता हूं प्रमोशन मिल सकता है। डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, क्रिएट डिसिप्लिन अमंग्स द पीपल, मैं समझता हूँ प्रमोशन मिल सकता है। एक्ट विथ इंटीग्रिटी एंड डेवलप अ कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, प्रमोशन मिल सकता है। रोबस्ट परफॉर्मेंस एंड ड्राइव परफॉर्मेंस फ्रॉम द पीपल एंड ड्राइव द परफॉर्मेंस फॉर अपर लेवल, मैं समझता हूँ प्रमोशन मिल सकता है। क्रिएट अर्जेंसी ऑफ ऑल द टास्क, प्रायोरिटी लिस्ट बनाए, लेकिन कभी ऐसा नहीं बोले भाई बॉस का काम है सारे काम छोड़ के पहले बॉस का, नो, लर्न टू से नो। क्योंकि जब मैं जैक एंड फील्ड की किताब, एक और राइटर मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, द वन हु मूव्ड माई चीज़, तो मैं तमाम सुनने वालों को एक बताना चाहता हूँ कि अब आपको किताबें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल की एप्लीकेशंस में जाएं, वहाँ पर लिखिए GIGL, गुड आइडियाज़ गुड लाइफ। एक किताब की स्टोरी, पूरा किताब की जो समरी है वो 20-25 मिनट में एक्सप्लेन करता है। मैं सुबह जब गाड़ी में जाता हूँ, मेरा फासला 42 से 45 मिनट का है, 2 किताबों की समरी सुनता हूँ। जब मैं वापस आता हूँ फिर भी 2 किताबों की समरी सुनता हूँ। तो आजकल तकरीबन दिन की 4 किताबें, हफ्ते की 20-25 किताबों की समरी मैं सुनता हूँ। अब मैं भूल भी जाता हूँ तो मैं फिर रिवाइंड करता हूँ। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, बड़ी ज़बरदस्त है, गिगल बोलते हैं उसको। उसमें रूबी पारिक नाम की एक खातून है, बड़ी अच्छी किताबें वो एक्सप्लेन करती हैं। और उसमें उसने कहा कि डिलीवर ग्रेट सर्विसेज, यानी कि डिलीवर ग्रेट सर्विसेज का मतलब है, डजंट मीन कि सेल्स टारगेट आप कितने अचीव करें। आप अपने डोमेन में रह के
किसको कितना फैसिलिटेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी रज़ाक साहब हैं, रज़ाक साहब पढ़ाते हैं टेक्नोलॉजी या टेक्निकल स्किल्स, मैं पढ़ाता हूँ सॉफ्ट स्किल्स। ये मेरे पास है रंजीत साहब यार फलां क्लास में जो अमजद बच्चा है, मैं समझता हूँ कि यार बहुत बड़ा मसला है। मैंने कहा मसला क्या है? कहते यार मैं उसको इतना समझाता हूँ लेकिन वो टूलिंग याद ही नहीं कर पाता। उसको तो शी गाइडलाइंस पता ही नहीं, सेल्फ हेल्थ एंड एनवायरनमेंट गाइडलाइंस ही नहीं पता। उसको मैं इलेक्ट्रिकल की बातें बताऊँ, रिटेन ही नहीं कर पाता। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ दिस इज़ नॉट माई डोमेन, ये मेरा काम है ही नहीं। लेकिन इससे ये भी तो कह सकता था यार बहुत ज़बरदस्त बात की आप, मैं उस लड़के को बैठाएंगे, उसकी काउंसलिंग करेंगे। ये काउंसलिंग करेंगे टेक्निकली, मैं सॉफ्ट स्किल वाइज हूँ तो मैं काउंसलिंग करूँगा इमोशनली। जब ये अपना काम करेंगे टेक्निकली, मैं करूँगा इमोशनली, शायद उस लड़के का कुछ भला हो जाए। सो डू नॉट से दिस इज़ नॉट माई डोमेन, डू नॉट से दिस इज़ माई, ये मेरा काम नहीं है। प्लीज़ से ये मेरा काम भले ही नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें फैसिलिटेट कर सकता हूँ कि तुम अपना काम किससे करवा सकते हो। लास्ट चीज सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन गिव यू प्रमोशंस। तो लेट्स टॉक अबाउट वन ऑन वन। अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें गौर साहब तो ऐड कर सकते हैं कि प्रमोशन के इसके अलावा क्या क्या इंग्रेडिएंट्स और कंपोनेंट हो सकते हैं जिससे लोगों को प्रमोशन आसानी से मिल सकते हैं, और क्राइटेरिया क्या होती है प्रमोशन को हासिल करने की। जी इसको मैं थोड़ा सा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा इस्लाम के लिहाज से, कि अगर हम इस्लाम को भी स्टडी करें तो कुछ इबादत फ़राइज़ हैं, कुछ सुन्नतें हैं, कुछ नवाफिल हैं। तो अल्लाह ताला से जब हमें कुर्बत चाहिए, यानी जो टॉप पर हमारी जो हस्ती है, जो सबसे बाला है हर मामले से, अगर हमें उनकी कुर्बत चाहिए तो हमें अपने फ़राइज़ से बढ़कर कुछ ज़्यादा करना होगा, सुन्नतों की तरफ जाना होगा, नवाफिल की तरफ जाना होगा, तहज्जुद की तरफ जाना होगा। तो इसको जब हम अपनी ज़िंदगियों पर नाफिज करते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और जॉब के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो बाकी तमाम इक़दार के अलावा ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारी जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं उनको तो हमने करना ही करना है, वो तो हमारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमने करना ही करना है। लेकिन अगर हमें प्रमोशन चाहिए, हमें आगे बढ़ना है, हमें रिकग्निशन चाहिए, हमें अपनी मैनेजमेंट की नज़रों में आना है, तो डेफिनेटली हमें अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन से बढ़कर कुछ करना होगा। गोयजा साहब एक मिनट, स्टीफन एंथनी साहब हमें सुन रहे हैं लाइव, और एंथनी साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें सुन रहे हैं। और फाइनली राहिल ने अपना सवाल पूछ लिया, मैं राहिल का सवाल इसमें ऐड करता जाऊंगा। प्लीज मैंने आपका मोशन तोड़ दिया, आप दोबारा कंटिन्यू। जी पहले आप अपनी बात, उसके बाद राहिल का क्वेश्चन ऐड करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें अपने फ़राइज़ के साथ साथ हमें अपने नवाफिल की भी अदायगी की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमें हर उस काम में, जिस तरह अभी रंजीत भाई कह रहे थे कि हमें हर उस काम में ये नहीं कहना चाहिए कि नो ये मेरा डोमेन नहीं है। एग्जैक्टली ये भी एक सिनेरियो है कि यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। रंजीत भाई उसके ऊपर जरा रोशनी भी डालेंगे कि कहाँ नो कहना है और कहाँ यस कहना है। इसमें भी बड़ी एक बारीक सी लाइन है। हमें ये भी बड़ा गौर तलब एक मामला है कि हमने हर उस काम में जिसमें हमारी स्किल्स डेवलपमेंट है, हमारी सलाहियतों को जिसमें और बढ़ाने का मौका मिल रहा है, हमें लीड करने का मौका मिल रहा है, हमें अपनी स्किल्स को शो करने का मौका मिल रहा है, उसको हमें यस कहना है। और डेफिनेटली जो कोई ऐसे मामला आते हैं कि जो ना ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी में है, ना इदारे की, ना किसी शख्स की बेहतरी में, तो हमें उनके ऊपर नो कहना भी आना चाहिए डेफिनेटली। राइट। जो बॉसी एटीट्यूड को पाकिस्तानी कल्चर में जो है हमें एक कम करना है, तो जो बॉसेस की अपनी पर्सनल मामला आती है, जो बॉसी एटीट्यूड, जो एक कल्चर है, बॉस कल्चर जो हमारे यहाँ प्रिवेल करता है पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस में, उसको ज़रा सा हमें बच के निकलना होगा कि हमें उस बारीक लाइन से क्रॉस करते हुए ज़रा एहतियात करनी चाहिए कि कहाँ यस कहना है, कहाँ नो कहना है। तो फर्दर इसके ऊपर रंजीत भाई से मैं थैंक यू। और अगला सवाल बल्कि लेंगे। हाँ, तो अगला सवाल बिल्कुल ऐसे ही कि कहाँ यस करना चाहिए, कहाँ नो। उससे पहले मुनीर साहब कह रहे हैं मेरा सवाल वरना मैं जाऊंगा। तो मुनीर साहब कोई बात नहीं है, प्रमोशन ना मिला तो रिजाइन करने की बेस्ट जस्टिफिकेशन है। प्रमोशन नहीं मिले रिजाइन कर दें, शायद उनको ख्याल आ जाए। इनका मानना है, कुछ भी हो सकता है सर। प्रमोशन ना मिलना रिजाइन करने की बेस्ट जस्टिफिकेशन है, या देयर इज समथिंग एल्स वी शुड थिंक अबाउट बिफोर रिजाइन? ये सवाल कर रहे हैं सर। जी बिल्कुल। मेरे ख्याल में रिज़ाइन तो ऑप्शन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि इट मींस कि आप जो है ना क्विट कर रहे हैं, आप उस सिचुएशन के हिसाब से। डिपेंड करता है लोगों के ऊपर, वो जो रियल एनवायरनमेंट है वो खुद देख रहे हैं कि वहाँ पर क्या क्विट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये है कि मेरे हिसाब से ये है
कि ये जस्टिफिकेशन नहीं है, बल्कि उस वक्त ये है कि जैसे हम एक और वर्ड इस्तेमाल हमेशा करते हैं ना कि स्वॉट एनालिसिस, जी जी, SWOT वो ऑर्गेनाइजेशंस अपना भी करती हैं, लेकिन हम सेल्फ का भी कर सकते हैं। हाँ। उसको करने के बाद फिर मेरे ख्याल में ज्यादा हम कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि क्या रिजाइन करना चाहिए या नहीं करना सही चाहिए, बात। क्योंकि उसमें आपको पता चल जाएगा कि जी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस आपने देख ली, ठीक है। अब आपको अपॉर्चुनिटीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कि अगर मैं इसी जॉब पे रहता हूं तो क्या अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं है, सही, ठीक है। और अगर आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं और वो बेहतर अपॉर्चुनिटी है तो मैं उस साइड की तरफ जाऊंगा। सही। अच्छा, उससे पहले जो आपने बात की थी एट्रीब्यूट्स की कि जिसके अंदर, उसमें देखें सबसे बड़ी जो बात है, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं उसके अंदर कि आपकी वर्क क्वालिटी क्या है, ठीक है। क्योंकि दुनिया इस वक्त जो है वो क्वालिटी की तरफ जो है ना वो ज्यादा कॉन्शियस होती है, आपके वर्क की के अंदर जो है वो क्वालिटी कितनी बेहतर है, और उससे भी बढ़ के ऑर्गेनाइजेशन ये देखती है कि ओनरशिप ले रहे हैं आप या नहीं ले रहे। राइट राइट, ऐसा ही। तो बहुत सारी चीजों के सबसे पहले ये देखा जाता है कि जी आप ओनरशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ओनरशिप ऑफ योर वर्क, ओनरशिप ऑफ योर कोलीग्स, तो ईच एंड एवरीथिंग की जब आप ओनरशिप लेना शुरू करते हैं तो ये चीजें हैं कि जो आपको फिर आगे शो कर रही होती हैं। यानी कि आप उस जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसको ऐसा समझिए कि ये सेठ की कंपनी नहीं है, बल्कि मेरे हिस्से की कंपनी है। जब जितना दर्द सेठ को होता होगा, क्या मुझे उतना दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा? जब इस पर्सपेक्टिव इतनी बारीकी से सोचना स्टार्ट कर देंगे तो रिजाइन की नौबत नहीं है, क्योंकि सेठ रिजाइन नहीं करता। सेठ कहता है कि कोई भी वीकनेसेस हैं तो मैं इसमें कैसे अपनी एडिशन करके बेहतर से बेहतर स्ट्रेंथ डाल सकता हूँ। अगला सवाल सर हमारे पास मौजूद है। माई क्वेश्चन इज, राइल साहब कर रहे हैं, इफ कंपनी इज यूजिंग अ फॉर्मूला फॉर प्रमोशन, अगर उनके पास कोई फॉर्मूला है यूज करने का, लाइक आप कुछ भी कर लो 2 साल के बाद ही प्रमोशन मिलेगा, सो मैं 1 साल अच्छा काम करूं और 1 साल काम ना करूं, देन हाउ people can earn promotion every year because I don't dream for it, और लिखा है I don't dream for success, I work for it। सर ये हमारे एक निजी कंपनी में जिसमें मैं काम करता हूँ, हमने मग पे ये टैगलाइन लिखवाई है, आपको रिपीट करता हूँ, I don't dream for success, I work for it। तो ये वही शायद मेरे ख्याल से रिपीट कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त है। तो क्वेश्चन को और आसान कर सकता हूँ कि 2 साल के बाद ही प्रमोशन होगा, कंपनी ने टैगलाइन लगा दी। 1 साल कहता है मैं अच्छा काम करूं, अगले साल काम ही नहीं करूं, मिलेगा तो 2 साल के बाद। सो हाउ कैन आई मोटिवेट माई सेल्फ टू अर्न द प्रमोशन एवरी ईयर? ये सवाल है इनका जी। वैसे तो ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट आई थिंक कि सबसे इसमें इम्पोर्टेंट बात ये कि सबसे पहली बात तो ये बड़ा डिस्करेजिंग प्लान है ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, परफॉर्मेंस को डिस्करेज कर रहे हैं इसमें। बिकॉज इफ आई नो कि मुझे 2 साल में प्रमोशन मिलना ही है, तो वाई शुड आई एनहेंस माई स्किल्स, वाई शुड आई वर्क हार्ड और वर्क मोर? तो आई बिलीव कि ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। लेकिन अगर आपको यही है कि आपने 2 साल में ही प्रमोशन होना है, तो फिर डेफिनेटली जी जी, इसमें मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो मैं ये जो स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि प्रमोशन क्या है, सबसे कि क्या सिर्फ जो है वो आपका डेजिग्नेशन चेंज होना ही प्रमोशन है, या आपकी रिकग्निशन भी हो रही है, या आपके ऊपर ट्रस्ट किया जा रहा है, या आपको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा रही हैं, आपकी जॉब इनरिचमेंट हो रही है, या जॉब एनलार्जमेंट का काम हो रहा है। तो क्या वो सारी चीज़ें भी अगर हम समझें कि दैट इज़ आल्सो टाइप ऑफ प्रमोशन, तो मेरे ख्याल में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन सारी चीज़ों को 2 साल पे नहीं रखती होगी। सही बात है। मे भी वो डेजिग्नेशन चेंज या आपकी जो है वो आपको हायरार्की के अंदर जो अपग्रेड करना, तो वो 2 साल का हो सकता है। अदर चीज़ें तो डेफिनेटली जब वो ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूसली उन 2 साल के अंदर कर रही होगी, तो उसको भी हमें मेरे ख्याल में प्रमोशन की कैटेगरी में अगर हम लें तो मोटिवेशन जो है वो बढ़ जाएगी। मैं समझता हूँ कि प्रमोशन इन्होंने जो सवाल किया कि 2 साल के बाद ही मिलना है, अगर कंपनी की इस तरह की पॉलिसी है तो इसका मतलब आप तो पॉलिसी को अप्लाई कर रहे हैं। आपके अंदर इतना जुनून होना चाहिए, इतनी जो नहीं कहते ये अनलीशिंग द पोटेंशियल विद इन, सही है, आपके अंदर इतनी मतलब यानी कि तप्पड़ होनी चाहिए, आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए, चेंज द स्टेरियोटाइप ऑफ द कंपनी, ब्रिंग समथिंग डिफरेंट थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि कंपनी मजबूर हो जाए आपको प्रमोशन देने के लिए। सर मैं आपको ये बात बताऊं कि एक कंपनी में जिसमें मैं काम करता था, वहां पर लोग मैनुअल बहुत काम करते थे। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, हमारी जो निजी यूनिवर्सिटी है उसने सिखाया कि सर गूगल डॉक होता है। मैंने पूरी कंपनी के जो छोटे छोटे काम थे जो वो मैनुअल करते थे, मैं गूगल डॉक लेकर आया।
जिसमें मैं ट्रेनिंग के असेसमेंट्स गूगल डॉक पे लेता था, उसका फीडबैक गूगल डॉक पे होता था, अटेंडेंस गूगल डॉक पे होता था। जब पूरी असेसमेंट हो जाती थी तो 5-5, 600 लोग जब असेसमेंट देते थे तो उनके सारे ग्राफ बना के मैनेजमेंट को देता था। कहते बड़ा कमाल किया है तुसी ने, सही है। तो मैंने कहा मैंने कोई कमाल नहीं किया, मैंने सिर्फ कंपनी की कॉस्ट बचाई है, उनका टाइम बचाया है और उनको मैंने ऑप्टिमाइजेशन की तरफ लेकर गया हूँ। सर अगर कंपनी की 2 साल की पॉलिसी है तो उन्होंने सोचा होगा कि वही भेड़ बकरियों वाला हिसाब किताब आगे बढ़ो, सही है। अगर आगे बढ़ो तो आपने भी वो हिस्सा ले लिया, आपने वो झुंड पकड़ लिया, जहां वो जा रहे हैं आप भी वहीं जा रहे हैं। सर आपके अंदर अगर पावर है तो झुंड बदलो, आपके अंदर पावर है तो उस रश को बदलो। सो हमने मरहूम हमारे एक टीचर हैं जो हमेशा हमें फेल करते, मैं भी उनके पास उनके कोर्स हासिल पढ़ने के बाद फेल ही हुआ हूँ, लेकिन आज भी मुझे उनकी चीज़ें याद हैं, फेल होने के बाद चीज़ें याद हैं। जिसमें A ग्रेड लिया था वो शायद चीज़ें मुझे याद नहीं है। मरहूम दुरानी साहब थे, तो उन्होंने हमें एक ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी और रेड ओशन स्ट्रैटेजी पढ़ाई थी। तो उन्होंने कहा कि सर रेड ओशन स्ट्रैटेजी मतलब यानी कि जिसमें कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है, कट थ्रोट कंपटीशन है, उसी जगह फॉर एग्जांपल आप सदर चले जाएं, सदर में आपको तकरीबन 200 ठेले खड़े होंगे जो फ्रूट आपको बेच रहे होंगे। आम तकरीबन मार्केट में आपको 200-250 किलो इस सीजन में मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको 100-120 रुपये वही क्वालिटी मिल जाएगी। लेकिन हर बंदा क्या बोलेगा 100 रुपये, दूसरा बोलेगा 90 रुपये, कोई बोलेगा 80 रुपये, कोई बोलेगा 110 रुपये। तो मतलब क्या है, कट थ्रोट कंपटीशन है। आप ऐसा काम कर ही क्यों रहे हैं जो सब कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे जो सब नहीं कर रहे? आप डिफरेंशिएट क्यों नहीं करते अपने आप को? हम एक वो इस्तेमाल करते हैं ना, हम क्यों चलें उस राह पर, हाँ? जिस राह पर सभी चले। तो ये वही है कि हाँ? हमें जब एक डिफरेंट रास्ता जो है वो अगर हम लेंगे तो डेफिनेटली इस सिचुएशन के अंदर कि हम कंपनी का जो कल्चर है उसको भी चेंज कर सकते हैं। एग्जैक्टली सर, मैंने जो जाहिद भाई हैं, राहिल हैं और बरीरा कादरी जो इस वक्त इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक इदारा IB है और वहाँ पर वो अपने ट्रेनिंग सेशंस कराती हैं और इस वक्त इकरा यूनिवर्सिटी में भी फुल टाइम नौकरी कर रही हैं और डिफरेंट कॉर्पोरेट के साथ इन्होंने ट्रेनिंग कराई। बरीरा कादरी बड़े टू द पॉइंट सवाल करती हैं, सवाल आ भी चुका है, मैं आपसे पूछूंगा। और प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं टक टक टक, वक्त हुआ है छोटा सा ब्रेक का, तो तमाम सुनने वालों को एक रिक्वेस्ट करते हैं कहीं मत जाइएगा, हम बड़ी ऐसी ज़बरदस्त बातें कहेंगे और लाइव एंड एक्सक्लूसिव जो हमारे साथ हुआ है वही एक्सपीरियंस आपके सामने रख रहे हैं। कहीं मत जाइएगा। ट्रैफिक अपडेट के बाद दोबारा आपसे होती है मुलाकात। प्रमोशन क्या है, कैसे मिलता है, क्या उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, होती है बात अब्दुल रज़ाक साहब और इजाज़ गौहर साहब के साथ। थैंक यू। सांस फूल गई। सांस नहीं, बहुत स्पीड मारी है। इतने सारे क्वेश्चन आ गए ना। अच्छा क्वेश्चन आ गए? हाँ ना। असल में मैं तुम्हारा क्वेश्चन ही समझा, वो जो 2 साल वाला क्वेश्चन था ना, हाँ? मैं उसको पिक ही नहीं कर पाया कि उसमें वो पूछ क्या रहा है। वो ये कह रहा है कि अब तो तुमने जब जवाब दे दिया ना, एक्सप्लेनेशन, अब मैं पहुंचा कि तुम क्या कह रहे हो कि जब कंपनी की पॉलिसी 2 साल की है तो उसमें फिर आप क्या? तो सर पॉलिसी तो कंपनी ने बनाई है इसलिए क्योंकि जो पास्ट में होता रहा, मतलब इंट्यूशन बेस्ड होती है ना, एक्सपीरियंस बेस्ड होती है। यार यहाँ तो लोग हैं ही ऐसे 2-2 साल के बाद प्रमोट करो, कंपनी चल जाएगी। सर आप आके कंपनी के अंदर स्टेटस चेंज करो ना। पॉलिसी किसने का मतलब कोई रिलीजियस आसमानी किताब थोड़ी थी। It's what you and me have helped the company to prepare और गूगल से कॉपी करके। मैं अपनी जो है ना, मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि लास्ट ईयर जो पिछला तकरीबन को 17-18 साल से जो अप्रेजल होता था वो उसमें लोगों को पहले से ही पता था सही कितना मिलेगा, बस तो वो उसी हिसाब से काम करते थे। सही बात है, ठीक है। तो वहाँ मैंने जाके जब पूरा जो है अप्रेजल सिस्टम चेंज किया और उसके अंदर जो है वो पूरी एक लिस्ट बनाई कि जी टॉप के, और वो उसको कैटेगराइज कर दिया कि जो एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड और डिफरेंट कैटेगरी। तो उसके बाद फिर जब वो थोड़ा सा हलचल मची और थोड़ा चेंज आना शुरू हुआ, ठीक है। और फिर डेफिनेटली जो हायर मैनेजमेंट थी उसको भी समझाना पड़ा कि नहीं ये जरूरी क्यों है, कि अगर वही है कि हम उसी चीज के सिस्टम पे चलते रहेंगे तो कोई सही बात है, वैल्यू ऐड नहीं। रज़ाक साहब मैं चाहूंगा कि लाइव जब रेडियो पे आएगा ना यही बात दोबारा रिपीट कीजिएगा। तमाम सुनने वाले जो फेसबुक मुझे सुन रहे हैं आपके लिए रिपीट होगा, लेकिन रेडियो वालों के लिए डिफरेंट होगा। सो हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रंजीत कुमार है। जीत की लगन में तुमने मेरे दोबारा स्टॉप कर दिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रंजीत कुमार है। आप सुन रहे हैं जीत की लगन आप में और एक अच्छी बात अब्दुल रज़ाक साहब के साथ और गौहर एजाज साहब के साथ। प्रोड्यूसर साहब बहुत परेशान हो गए। रीटेक देखो इधर एक्टर जो है रीटेक नहीं ले रहा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रंजीत कुमार है। आप सुन रहे हैं जीत के लगन आप में और एक अच्छी बात अब्दुल रज़ाक साहब के साथ और गौहर एजाज साहब के साथ, जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की। और आज इन्होंने जो मेरी यूट्यूब पे वीडियो भी है हाउ टू अर्न प्रमोशन, मैं आपको सेंड कर दूंगा। मुझे लगता है कि मतलब आपको शायद और इजाफा हो जाएगा।
बिकॉज ऑलरेडी वी लर्न फ्रॉम ईच अदर. आपकी जो नई नई बातें थी मैंने अपने पास लिखी हैं. अब जब मैं कभी इस टॉपिक पे कहीं किसी और जगह बात करूँ, क्योंकि मैंने अभी मैंने कंपनी में 3 बड़े इनिशिएटिव्स लिए. एक इनिशिएटिव लिया एम्प्लॉय इंगेजमेंट एक्टिविटीज, तो उस पर भी हम बात करें, उससे भी प्रमोशन मिलते हैं. मेरे बॉस ने कहा यार बात सुन, तुम्हारी मैं भंड देखता हूँ, तुम्हारी गलतियाँ देखता हूँ, मैं दिल नहीं करता मैं तुम्हें डांटूं. मुझे बॉस मुझे बोलते हैं. मैंने कहा ऐसा क्यों? कह रहे तूने ऐसे ऐसे काम किए जो जिंदगी में आज तक 26 सालों में किसी ने काम नहीं किए. सो आई ब्रोक द स्टेरियोटाइप. तो मैं कहता हूँ कि जहाँ पर आप जाएं तो उस कंपनी के जो कल्चर है, जहाँ पर आपको लगता है ये फिट इन नहीं है, ऐसा मत बोलो यार ऐसा ही होता है, मैं भी ऐसा ही करता हूँ, पर मिलेगा भी उतना जितना करते हैं भाई. एग्जैक्टली. तो कहीं ना कहीं आपको चेंज करना पड़ेगा. एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी लेकर आया, क्रिकेट लेकर आया, और कल मतलब हमारी कंपनी के जो बूढ़े बाबा हैं, मतलब यानी कि एज 40 साल है, और जब उनको 2 रन भगवाओ तो उसके बाद यानी कि लेट जाते हैं ग्राउंड के अंदर. तो उनको मैं जब कराची जिमखाना लेकर गया तो उन्होंने कहा कि जिंदगी में हमने इतना अच्छा ग्राउंड नहीं देखा. व्हाट हैपेंड कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से आपने वो क्रिकेट ग्राउंड देखा जहाँ इंटरनेशनल मैचेस होते हैं. मैचेस तो होते थे जहां आप टीवी पे देखते थे, आप लाइव इस मैच खेल रहे हैं. तो मैं समझता हूं कि इसका कहीं ना कहीं जाके प्रोडक्टिविटी के साथ क्या होगा, लिंक होगा. क्यों? वो सैटरडे पहले वेस्ट करते थे, अब सैटरडे इन्वेस्ट कर रहे हैं. वो जब वेस्ट करते थे फिजिकली अनफिट होते थे, अब फिजिकली फिट होंगे. जब फिजिकली फिट होंगे तो एनर्जी इंक्रीज होगी. एनर्जी गिव देम इंटेलिजेंस एंड एनर्जी गिव देम प्रोडक्टिविटी काइंड ऑफ सेटलमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. राइट. मैं चाहता हूं कि मजीद क्वेश्चन की तरफ आएं. और एम्प्लॉय एंगेजमेंट के बाद मैंने एक और इनिशिएटिव लिया कि एवरी फ्राइडे वी हैव अ फ्राइडे टॉक सेशन. कम ऑन द स्टेज एंड से व्हाटएवर यू वांट. एंड पहला सेशन जिसका नाम था पावरफुल टॉक, इतना ज़बरदस्त गुजरा. लेकिन कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें कहते हैं हमें तो बहुत काम है, और मैं कहता हूँ जो बोलते हैं ना मेरे बहुत काम है, उनके पास कोई काम नहीं है. मैं तो जो बोलता हूँ मेरे पास बहुत काम है, इसके पास कोई इसलिए काम नहीं क्योंकि आप स्क्रीन में इतने आदी हो चुके हैं, सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर आपने जो डाल दी है बात, इतने फिक्स हो चुके हैं, स्क्रीन छोड़ना ही नहीं चाहते. यकीन मानिए 1 घंटे के बाद जो 5 मिनट का ब्रेक है, इट डेवलप्स 2 घंटे की न्यू एनर्जी. If we keep on working long lasting, it reduces the work energy for the next 2 hours. Exactly. और मैं बताते चलूँ सर, काम होता ही फर्स्ट आवर में, सेकंड हाफ में कोई काम नहीं करता. लंच के मर्जे होते हैं. और मैं आपको बताऊं कि यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब मैं लोगों की बात करूं कि वो फ्राइडे की ब्रेक के बाद उनका वीकेंड शुरू हो जाता है. वो इतने ठंडे और माठे पड़ जाते हैं कि दिल करता है कि कॉर्नेटो आइसक्रीम खा रहे हैं, इतने ठंडे माठे पड़ जाते हैं. So, सब लोगों का अपना अपना स्टाइल है. तो मैं चाहता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं. बरीरा कादरी मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, और रिसेंटली मतलब अभी इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट किया है. राइटिंग स्किल की बड़ी मारूफ ट्रेनर हैं. स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग स्किल्स एंड रीडिंग स्किल पे बड़ा ज़बरदस्त काम करती हैं, और पाकिस्तान के बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के साथ इस वक्त मुंसलिक हैं, जहाँ पर अपने कम्युनिकेशन स्पेशलाइजेशन पे कोर्सेज करवाती हैं. तो उनका एक सवाल है, व्हाट अबाउट द रोल ऑफ कम्युनिकेशन एटीट्यूड इन दिस सिचुएशन. पहला सवाल. दूसरा सवाल, डू यू थिंक इट कैन प्ले अ वाइटल रोल. मैं चाहता हूँ बहुत सारे सवाल किए तो 1-on-1 हम लेकर आते हैं. तो गौर साहब से सवाल है, व्हाट अबाउट द रोल ऑफ कम्युनिकेशन एटीट्यूड इन दिस सिचुएशन. इन दिस सिचुएशन मीन्स इन द पर्सपेक्टिव ऑफ गेटिंग प्रमोशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. The first thing is कि communication skills की अगर बात करें, या communication between the top management and communication skill plus the conversation skill between the organization members. Perfect. Very good question. बहुत अच्छा ये. बरीरा कादरी, आपको हम थम्स अप 2 थम्स देते हैं. आपको नहीं मेरी तरफ से 2 थम्स अप, क्योंकि बरीरा कादरी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है जिसमें हम पढ़ते थे. अच्छा. फिर तो बरीरा कादरी को मेरी तरफ से सलाम सबसे पहले. अच्छा जी, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट बात, और ये बड़ी एक इस वक्त जो ऑब्जर्वेशन है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ा एक इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी स्किल्स पे आपने बहुत फोकस कर लिया. वेरी गुड, वेल डन. और आपने अपनी तमाम एबिलिटीज़, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जॉब, और आप बहुत एक डेडिकेटेड किस्म के एम्प्लॉई हैं. लेकिन जहां आपके एटीट्यूड और कम्युनिकेशन स्किल्स में, इफ़ यू कैन नॉट कम्युनिकेट योर परफॉर्मेंस, योर स्किल्स विद द मैनेजमेंट और विद योर कोलीग्स, तो डेफिनेटली यू आर इन ट्रबल. अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो ये बड़ा प्रॉब्लम है. बिकॉज आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड और आपकी कम्युनिकेशन, यहाँ पे अगर प्रॉब्लम है तो फिर आप बिल्कुल इनफैक्ट यहाँ पे एक और भी प्रॉब्लम है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, हाँ, और आपकी एटीट्यूड भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, हाँ, तो आप बिल्कुल वैसे ही है कि आप बहुत ऊपर तो चले जाएंगे, हाँ, लेकिन वहां पे आप स्टे नहीं कर सकेंगे. सही बात. आप प्रोमोट होंगे, यस, यू विल बी प्रोमोटेड.
तो विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, जिस तरह हर चीज़ में होता है कि आपको कम्युनिकेशंस के ऊपर, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा डेफिनेटली। इफ़ यू अगर आप लॉन्ग रन में अगर आप चलना चाह रहे हैं तो आपको ये दोनों चीज़ें तो बिल्कुल कादरी को मैं ऐड करना चाहूँ कि आपके पास मर्सिडीज बेंज 2019 का मॉडल है। एग्जैक्टली। गाड़ी के अंदर मोबिल भी डला हुआ है, गाड़ी के अंदर हाई ऑक्टेन पेट्रोल भी डला हुआ है, लेकिन आपको गाड़ी चलाने आती नहीं। That is communication skills. Exactly. It is a really wastage for you, that Mercedes-Benz that you acquire from your hard work, from your investment, from your business intelligence or something else. मुझे पता है लोग कहेंगे hire a driver. It means you have earned everything for you, but now when it's time to get a fruit out of it and you are giving things to other people, जाओ आप enjoy करो। तो मेहनत की भाई सही है। तो कम्युनिकेशन इज लाइक अ ड्राइवर ऑफ दैट मर्सिडीज। जी रज़ाक साहब कुछ कहना चाहिए? इसी में कम्युनिकेशन के हवाले से मैं यही कहूँगा कि जो प्रमोशन जिनको नहीं मिलती हैं और जो वो फिर फ्रस्ट्रेशन और इस तरह के मसाइल होते हैं, उसमें सबसे बड़ी बात ही यही होती है कि वो अपने काम के ऊपर जो है उनका सिर्फ फोकस होता है, लेकिन ये है कि उस काम को प्रॉपरली किस जगह के ऊपर कम्युनिकेट करना है या अपने कोलीग्स के साथ कैसे क्योंकि कम्युनिकेशन है भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स है कि आपने इवन जो है वो एनवायरनमेंट के साथ आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, अपने जो है वो हायर अप्स के साथ, अपने जो है वो लोअर जो आपको रिपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ कम्युनिकेशन, और फिर अपने काम को प्रॉपरली आप फर्ज किया कि जी आपने काम कर भी लिया विद इन द ड्यू टाइम फ्रेम भी कर लिया, लेकिन उसको प्रॉपरली आपने कहा कि जब कोई पूछेगा तो मैं बताऊंगा, सही है। तो ये क्या होगा, इट मींस कि वो आपका जो सारा काम किया हुआ वो वेस्टेज के अंदर चला गया, क्योंकि आपने प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं किया। तो कम्युनिकेशन के बगैर तो जैसे आपने कहा कि आप वही है कि कहीं जाने के ये वो फोर्स है जो आपको आगे जो है वो ड्राइव कर रही है, जो आपको लेकर चल रही है। तो मेरे ख्याल में इसके बगैर तो आप कुछ भी करने के काबिल ही नहीं, सही बात। तो ये तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं कि फैक्टर है जो प्रमोशन के अंदर या इवन वैसे भी वर्क के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रमोशन से हट के भी, क्योंकि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं, लेट्स सी आप प्रोबेशन पीरियड के अंदर और उसी में ही अगर आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है और आप प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे तो प्रमोशन की तो बात ही नहीं आएगी। उससे पहले ही कहेंगे कि ठीक है जी गुड बाय हम जो है वो, और आप बहुत अच्छे, और कहेंगे आप बहुत अच्छे हुआ करते थे। सही कहेंगे, जबरदस्त। बात करते हैं दोबारा जो हमने आपको एट्रीब्यूट्स हमने बताए कि सर ड्राइव ग्रोथ एंड इनोवेशन कैन ब्रिंग द प्रमोशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या इनोवेशन मीन्स टेक्नोलॉजी और इनोवेशन मीन्स समथिंग एल्स? आई बिलीव इनोवेशन हर मामले में, स्पेशली प्रोसेसेस में, टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस डिज़ाइन। और जब आप प्रोसेस के ऊपर किसी भी चीज़ को आसान करना है, उसको सहल करना है, तो उसके लिए आपको इनोवेशन लानी पड़ेगी। जो डेली रूटीन बेस पे हमारे जॉब टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, आई बिलीव कि हमेशा इम्प्रूवमेंट के लिए स्पेस होता है किसी भी प्रोसेस में, किसी भी मामले में, आप किसी भी चीज़ में चल रहे हैं, उसमें आप आपके पास एक मार्जिन होता है कि जिसमें आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। वो आपको उस इनोवेशन लाकर ही आप उसको कर सकते हैं। जिस तरह आपने एग्जांपल दी कि आपने एक मैनुअल सिस्टम को ऑटोमेटेड कर दिया या उनसे कि डिजिटलाइज कर दिया आपने उसको। तो जब इसी तरह हम इवन अगर हम ऑलरेडी कंप्यूटर बेस्ड हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो हम डिजिटली आपने इम्प्रूवमेंट ले आए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इवन अगर आप कंप्यूटर बेस्ड भी काम कर रहे हैं तो उस कंप्यूटर बेस्ड में भी फर्दर एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। आप पूरा एक सिस्टम को ऑर्गेनाइज फर्दर कर सकते हैं, जो आप स्पेसिफिकली जिसे कहते हैं ना कस्टमाइज्ड एप्लीकेशंस आप अपने लिए डिजाइन करवा सकते हैं। तो यानी देयर इज ऑलवेज स्पेस फॉर और रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। और उसके ऊपर जब तक आप इनोवेशन, और उसके लिए डेफिनेटली आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फैक्टर होना चाहिए कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल हैं एंड यू वांट टू इम्प्रूव। और जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव करेगी, डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो आपको भी ग्रोथ मिलेगी। एग्जैक्टली। और अगर आपका डिपार्टमेंट ग्रो कर रहा है और आपकी टीम ग्रोथ है तो डेफिनेटली वो भी आप हाईलाइट भी होंगे और आपकी ग्रोथ के लिए मतलब मैं कहना चाहूंगा, डोंट वेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो। एग्जैक्टली, यू हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट। You have to add value in the organization to grow, help the organization to grow। सही है। और अभी हमें ज्वाइन किया है बानो अमीन ने, ऊपर कह रही कि हाउ टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स, हम इसमें बात करते हैं। शबीर अहमद डोगर लाहौर से इस वक्त हमें सुन रहे हैं, माशाल्लाह बहुत आला। आपको मैं चाहूंगा कि आप उनको सलाम पेश कीजिए। शबीर
शबीर साहब, आपको मैं भी कहता हूं कि अस्सलाम वालेकुम, कि आप हमारा शो देख रहे हैं। और बरीरा कादरी कह रही हैं कि अग्रीड विद योर गेस्ट्स, मतलब यानी कि जो आंसर्स आपने इन्हें दिए, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की पहली खातून है जो एक बहुत बड़े मकाम पे, और हमें कह रही हैं कि मैं आपके इन बातों से एग्री करती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द एग्रीमेंट। और जाहिद मुनीर साहब जो है दोबारा एक सवाल करते, तो आइए सबसे पहले बानो अमीन के क्वेश्चन को लेते हैं, हाउ टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इनको सवाल को थोड़ा और रिवैम्प करता हूँ। क्या कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है अंग्रेजी? क्या इंग्लिश लिखना, इंग्लिश बोलना, सुनना, पढ़ना, या कम्युनिकेशन समथिंग एल्स? इस जवाब को हम जो है छोटे से ब्रेक के लेंगे। तब तक के लिए तमाम सुनने वालों को हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, ट्रैफिक ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हम आपसे दोबारा बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स पे। थैंक यू वेरी मच। फ्लो सही जा रहा है ना? अच्छा, इसके बाद कितने लिंक्स बाकी हैं? कितने लिंक बाकी? इसके बाद ये लास्ट लिंक 15 मिनट का देना वक्त। बस ठीक है, डन। ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन। हाँ, तो आप डिस्कस कर सकते हैं इस पे। कम्युनिकेशन डजंट मीन द इंग्लिश कम्युनिकेशन, आप तो जानते हैं। नहीं, अभी नहीं बोले ना जरूर। ओके, सॉरी। रेडी? वेलकम टू बैक जीत की लगन आप में और अच्छी बात में। आज हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रज़ाक साहब और गोहर एजाज, जो बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स पे। हम जो उसका प्रमोशन से क्या लिंक है, क्या अंग्रेजी बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना ही कम्युनिकेशन है, या कम्युनिकेशन कुछ और है? क्या कम्युनिकेशन बॉटम लाइन की बात कर रहे हैं, क्या हम टॉप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, या कम्युनिकेशन विद आवरसेल्व्स की बात कर रहे हैं? व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिकेशन टू अर्न द प्रमोशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन? मैं समझता हूँ कि अमीन बानो का सवाल यही है। जी जी। देखिए, कम्युनिकेशन डजंट मीन कि आपको जब अच्छी इंग्लिश आती है, अमेरिकन या ब्रिटिश एक्सेंट के अंदर आप बोल सकते हैं। असल ये है कि आपका मैसेज जो है वो प्रॉपर जगह पे पहुंच रहा है, और आपको या जो ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की के अंदर ऊपर से जो मैसेज आ रहा है, क्या आप उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं जी। और आप प्रॉपर एक फीडबैक आप तक भी आ रहा है। हमेशा ये होता है कि कम्युनिकेशन के अंदर क्या है कि एक मैसेज है, एक मीडियम है, और उसके बाद फिर एक फीडबैक है कि मैसेज जो जहां आप पहुंचाना चाह रहे हैं वहां पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। तो उसमें कि ऑर्गेनाइजेशन करना क्या चाह रही है, कि आपको वो अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, दैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कि ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, उसका मिशन क्या है, उसकी कोर वैल्यूज़ क्या हैं, क्या आप उन कोर वैल्यूज़ के मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। तो इसमें हाँ, डेफिनेटली ये है कि आपका जैसे हम कहते हैं कि जिसको आप मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, एक जो परफेक्ट या एक सूटेबल वर्ड्स हैं जी, वो यूज करना, ये भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। जब राइट वर्ड्स एंड राइट सिचुएशन, प्लेस एंड राइट सिचुएशन, तो ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन्होंने ये सवाल मुझसे किया है, मतलब अब जो बानो अमीन ने, तो मैं उनको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो टोस्ट मास्टर की वेबसाइट पे जाएं या फिर यूट्यूब के पेज पे जाएं, और वहां पर लिखे मोहम्मद कहतानी द पावर ऑफ वर्ड्स। तो मैं समझता हूँ कि इनको आंसर मिल जाएगा। वो कहता है कि सिगरेट इज नॉट अ प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई स्मोक हियर एंड आप कहेंगे कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, एग्जैक्टली, बट रिसर्च सेज दैट people die 5 times more with the diabetes, not of the lung cancers. तो कहते हैं कि सिगरेट इतना जो है ना वो तबाही नहीं फैलाता, जो मीठा जो हम खाते हैं वो इतना ज़्यादा मौत देता है। लेकिन लोग क्यों सिगरेट से नफरत करते हैं? इट्स ऑल अबाउट पावर ऑफ वर्ड्स, क्योंकि सिगरेट को पोर्ट्रे ऐसे किया गया है और मीठे को कभी गलत पोर्ट्रे नहीं किया गया। जब फॉर एग्जाम्पल आपकी मंगनियाँ होती है, शादी होती है, तो क्या कहते हैं? लेट्स हैव अ स्मोक। नो, लेट्स हैव कुछ मीठा हो जाए। सही है। सो आइए अगला एक सवाल हमारे पास मौजूद है। How to click your boss that it's time for my promotion? It happens when your boss believe in पर्ची system. So मैं गोरेजा साहब के साथ में कड़क सवाल आ रहे हैं। बड़ा अच्छा। सर मैं चाहूंगा कि गोहर के बाद आप भी इस पे अपना जवाब दीजिएगा। जरूर रिपीट करूं क्वेश्चन में। मैं रिपीट कर दो पोर्शन है सवाल के, मैं इसको जो समझाऊं। एक पहला सवाल कि आप ये कब डिसाइड होगा कि अब आप प्रमोशन के लायक हैं जी, और दूसरा सवाल ये कि जब आपका बॉस ही पर्ची बेस्ड हो तो फिर उसको आप कैसे रियलाइज कराएंगे कि जी अब आपको प्रमोशन का वक्त हो गया। तो आई बिलीव कि इसको दो टुकड़ों में मैं जवाब देना चाहूंगा। पहला ये कि अब ये कैसे रियलाइज किया जाए कि नाउ इट इज द राइट टाइम फॉर प्रमोशन। राइट। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट बात की होती है कि आपकी जो असाइन टास्क हैं, आपको जो स्किल्स दी गई हैं कि आपने इस डोमेन के अंदर रहते हुए काम करना है, तो उसको मास्टर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। जब तक आप अपनी जॉब को, अपनी करंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको मास्टर नहीं कर लेंगे, तो डेफिनेटली
इट्स नॉट द राइट टाइम टू गेट प्रमोशन। तो पहला क्राइटेरिया ये सेट होना चाहिए कि आपने अपनी मास्टर कर लिया, आपने तमाम स्किल्स को, आपकी टिप्स पर होनी चाहिए चीज़ें और आप उनको उसी तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेकेंडली, अब जब आपके बॉस को ये रियलाइज कराना है, स्पेशली जब वो पर्ची कल्चर से ताल्लुक रखता है, तो उसके लिए अगेन आपको एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि दैट यू आर बेटर देन पर्ची कल्चर वाला। और मसला ये होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक बॉस नहीं होता, आसपास वो कहते हैं ना कि जब जिस तरह खुशबू अगर आप उसको आज़ाद करेंगे तो वो फैलती है, और बदबू को भी जब खोला जाता है तो वो भी फैलती है, एंड एवरीबडी कैन फील इट। तो स्मेल जो है वो अपना प्रेजेंस जो है वो बता देती है, चाहे वो फ्रेगरेंस हो, चाहे वो कोई बैड स्मेल हो। तो सिंपल सी बात ये कि अगर आप खुशबू हैं तो आई प्रॉमिस यू कि आप फैलेंगे, और हर बंदा जो ऑर्गेनाइजेशन में अदर देन योर बॉस होगा वो उस खुशबू को महसूस करेगा, एंड आई बिलीव कि वो ओवरऑल एक इम्पैक्ट होगा। और आप इस लेवल पर आके अगर आप सिर्फ पर्ची को जहन में रखेंगे और अपनी उस खुशबू को नहीं फैलाएंगे, अगेन खुशबू फैलाने से मतलब कम्युनिकेशन भी है, एग्जैक्टली, हाँ, इट डिपेंड्स ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल। तो खुशबू फैलेगी, एंड आई प्रॉमिस यू कि आपको उस खुशबू के एवज प्रमोशन मिलेगा। राइट, एब्सोल्युटली। सर, इसी क्वेश्चन का एक और पोर्शन में आपसे डिस्कस करता हूँ। अगर बॉस आपको कहे कि यार अगले साल देखते ना प्रमोशन, इतनी जल्दी क्या है, और देन व्हाट शुड आई डू, मेरा एक साल और वेस्ट होगा, मेरी मोटिवेशन कहाँ जाएगी? सर, सवाल देख रहे हैं ना आप, तो जवाब तो देना ही पड़ेगा जी। एग्जैक्टली, एक तो सबसे पहली बात तो वही थी आपके सर, वो जो हमारे जो सुनने वाले आपको कह रहे हैं, दिस इज ऑसम आंसर एंड क्लियर्ड माय माइंड, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी सच अ ग्रेट कॉन्फिडेंस। सर, आपसे सवाल। तो इसमें बात वही है कि कम्युनिकेशन बढ़ाने की जरूरत है, और अपनी जो वैल्यू है उसको भी एक्चुअली जो है ना कि वहाँ पर जब आप ऐसी सिचुएशन के अंदर आते हैं तो आप अगर अपनी वैल्यू इंक्रीज कर चुके हैं, वहाँ पर आपकी एक वर्थ बन चुकी है, और उसके लिए जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि अगर आप यू आर वर्किंग समथिंग एक्स्ट्रा, तो डेफिनेटली आप ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है वो प्रमोशन जो है वो अचीव कर सकते हैं। हाँ, ये जो इन्होंने बात की है कि जी उन्होंने नेक्स्ट ईयर के ऊपर जो है वो आपको पोस्टपोन कर दिया, तो मेरे ख्याल तो ऐसा नहीं कि अपने काम पोस्टपोन कर दो। तो उस सिचुएशन के अंदर मेरे ख्याल में ये है कि आपको एक अगेन कम्युनिकेशन बढ़ानी पड़ेगी, और डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हायरार्की है तो आपके जो बॉस हैं उनके ऊपर भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब मौजूद है, तो वहाँ भी अगर आप अपने काम को एक बेहतर अंदाज में पोर्ट्रेट कर पा रहे हैं तो उसमें आप वहाँ एक उनसे बात कर सकते हैं, वहाँ अपना एक मैसेज है वो पहुँचा सकते हैं कि जी लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि वहाँ अगर हम ये सिचुएशन देख रहे हैं कि जी हमने अपना एनालिसिस किया ही नहीं है, ठीक है, सबसे पहले बात वही आती है कि आप अपना जो है नॉलेज है, आपकी स्किल, आपका एटीट्यूड, ये तमाम चीज़ें जो है वो उसमें अगर आप परफेक्ट हैं, अगर आप परफेक्ट हो चुके हैं, एंड देन जो बॉस है वो आपको नेक्स्ट ईयर के ऊपर कह रहा है, तो देन यू हैव अ राइट टू स्विच का एक ऑप्शन तो मौजूद है, लेकिन नहीं, उसी में ये है कि आप अपने राइट के लिए वहां पर कुछ आवाज बुलंद कर सकते हैं, और वो करनी चाहिए। जैसे हमने स्टार्टिंग में वही कही थी कि हमेशा ये है कि जिसको कहा जाता है ना कि बॉस की यस को आप हमेशा नो कहने की आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये है कि इन अ डिप्लोमेटिक वे, इन अ वेरी कंस्ट्रक्टिव वे आप अपनी कम्युनिकेशन बढ़ा सकते हैं बॉस के साथ भी, और उससे आप ये पूछ सकते हैं कि क्या आप मुझे जो क्राइटेरिया आपने सेट किया था प्रमोशन का, कि क्या आप उस क्राइटेरिया के मुताबिक कैन यू जस्टिफाई और कैन यू कन्विंस मी, क्या आप मुझे कन्विंस कर सकते हैं इस सिचुएशन के ऊपर कि मुझे अगले साल पे जाना चाहिए। आई थिंक अगर उसने ये डिसीजन लिया अगले साल के ऊपर जाने का, तो उसके पास कुछ ना कुछ सॉलिड ग्राउंड रीजन होनी चाहिए। तो वो रीजन अगर वो बताएगा तो डेफिनेटली वो मेरे लिए भी, या जो भी एवरी ईयर प्रमोशन जो लायबिलिटी थोड़ी है कंपनी की, मतलब कुछ तो आपको ऐड करना पड़ेगा। अपने आप भी देखो, सामने शब्द बॉस में नहीं थोपोगे यार मुझे प्रमोशन नहीं देता। एग्जैक्टली, तो वो आपको सीखने को भी मौका फिर मिलेगा कि जी यहाँ मैं मेरे हिसाब से तो बिल्कुल मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन जो एक अदर पर्सन है जो मुझे एवेलुएट कर रहा है, तो वो डेफिनेटली ही वुड हैव
solid different grounds- plans, different बिल्कुल, तो वो ideology about बिल्कुल। you. Right, तो right. वो एक जो है वो आप बातचीत के जरिए जो है वो अपने लिए ये भी देख सकते हैं। ये भी तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर फिर ना मिले, हाँ, ऐसा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। ऐसा ही है। लेकिन ये है कि आप अगर कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे और उस अपनी चीजों को जो है वो देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि किन ग्राउंड्स के ऊपर उन्होंने नेक्स्ट ईयर के ऊपर रखा, तो अगले साल कम से कम आप उनको बेहतर कर लेंगे, तो यू कैन अर्न प्रमोशन। जबरदस्त। तो सर आखिरी एक दो इंग्रेडिएंट्स में मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद मुझे पता है कि वो सामने से आ जाएगा कि अभी शो का वक्त खत्म होने जा रहा है, तो इससे पहले कि हमें कहें, हम अपना शो इसको हम एक आखिरी टोन देते हैं। सर एक इंटीग्रिटी का रोल है, मतलब ईमानदारी का रोल है। आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर ग्रोथ की जो है ना जस्तजू है, आप इनोवेटिव भी हैं, प्रोसेसेस भी बड़े अच्छे रन कर लेते हैं, आपकी परफॉर्मेंस टॉप क्लास है, लेकिन आपके अंदर इंटीग्रिटी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि क्या मैसेज हम दे रहे हैं, क्या समझते हैं कि वो प्रमोशन वर्थवाइल होगा जिसमें आपका दूसरे के साथ कोई नॉन इंटीग्रिटी का रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल मैं इंटीग्रिटी को थोड़ा और अच्छा सा कंपनी पर्सपेक्टिव बता दूं कि अगर आपकी कंपनी का टाइम 9 बजे है, अगर आप 9:30 बजे आते हैं, 9:45 पे आते हैं, कंपनी के जाने का टाइम 6 बजे, आप 5:30 बजे चले जाते हैं या 5:45 पे चले जाते हैं, इवन आप 5:59 पे भी कंपनी से आउट हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ इट इज अगेंस्ट द इंटीग्रिटी, राइट? एग्जैक्टली। एक तो छोटा एग्जांपल ये हो गया, चलो फिर बोलेंगे अब हम लेट सेटिंग भी तो करते हैं, इट्स समथिंग एल्स। मैं एक छोटा सा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल ये कि कंपनी के मतलब जो वाइट पेपर्स होते हैं हम उनको मिसयूज करते हैं, दिस इज अगेंस्ट नॉन इंटीग्रिटी। और अगर हम दूसरी बात करें कि जो उनकी पेन्स होती हैं, मार्कर्स होते हैं, गलती से भी हमारे पास आते हैं, इट्स अगेन नॉन इंटीग्रिटी। तो एक मरतबा मैं छोटी सी स्टोरी शेयर करूँ, आपस में बता सकते हैं। मतलब एक छोटा स्टूडेंट, तो उससे मतलब अपने दोस्त सवाल करते हैं कि भाई बात सुनो, मेरा अब्बा जो है वो तो डॉक्टर है, कोई कहता है मेरा अब्बा इंजीनियर है, और आप बताओ कि आपके अब्बा क्या करते हैं? तो उसने बताया मेरे अब्बा तो 8-10 काम करते हैं, आपको पता नहीं कि वो कितने ज़बरदस्त किस्म के काम करते हैं। मेरे अब्बा ट्यूबलाइट का भी काम करते हैं, टिश्यू पेपर का भी काम करते हैं, मार्कर्स का भी काम करते हैं, पेंसिल का भी काम करते हैं, पेन का भी काम करते हैं, और कभी कभी वाइट पेपर्स भी ला करते हैं, और कभी कभी मैं आपको क्या बताऊं, अब्बा तो कंपनी में जो चीज़ें बनती हैं उनके जो गिफ्ट्स होते हैं वो भी हमें देते हैं। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताना ही चाहता हूँ, उनके अब्बा जो है एक नंबरी चोर हैं, जो कंपनी की रखी हुई चीज़ें वो घर लेकर आते हैं, और बच्चे को वो क्या कैस्केड कर रहे हैं कि वो कितना, लाइफ तो नहीं बता सकते, वो कितना बदकिरदार आदमी। तो शायद अभी आप इसको रियलाइज नहीं कर रहे, लेकिन व्हाट मैसेज यू आर गिविंग टू योर जनरेशन, ऑफ कोर्स दे विल कैरी ऑन एंड पास ऑन दैट मैसेज टू द अदर पीपल। सो इंटीग्रिटी के बारे में क्या ख्याल है, उसका क्या किरदार है प्रमोशन में, उसके बाद हम इस प्रोग्राम को देखते। मैं इसके ऊपर थोड़ी सी एक बस बात करूंगा इन शॉर्ट, कि हमें अगेन मजहब सिखाता है कि अमानत में खयानत नहीं करनी जी। अमानत एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और हमारे यहाँ जनरल परसेप्शन ये है कि अमानत इज जस्ट एक पैसे रखवा दिए और उससे ले लिए, ये अमानत है, और ये इसी में अगर कोई खयानत करेगा तो खयानत। अमानत की अगर ब्रॉड डेफिनेशन देखी जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जब आपने एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट साइन किया, तो आपने अमानतन एक्सेप्ट की उनकी वो सारी बातें कि हम इतने बजे से इतना बजे तक अपना वक्त मुकम्मल तौर पर इस ऑर्गेनाइजेशन को देंगे। तो ये इस वक्त वो वक्त जो आपने साइन किया है या जो भी आपने बात की है वो अमानतन आपके पास है। ऑर्गेनाइजेशन को आपने वो वक्त मुकम्मल तौर पर देना है, फुल कंसंट्रेशन के साथ, फुल फोकस के साथ। ये आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ये आपकी रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और ये आपकी और ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी ना सिर्फ वक्त, बल्कि जो टास्क आपको असाइन किए गए हैं वो 6 बजे पूरे नहीं होते, आपको हक बनता है कि आप 8 बजे बैठ के वो पूरे करें। और अगर आप रोजाना लेट सेटिंग करते हैं तो मतलब स्किल का कोई मसला है। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो इंटेग्रिटी वही बात आ गई कि जैसे गौहर साहब ने कहा है कि जी एक तो वही है कि हम ज़्यादा देखते हैं कि जी जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं कि उनके अंदर अगर आपने कुछ गलत काम किया या कुछ हेर फेर की तो वही सिर्फ जो है वो अमानत में खयानत है, और वही इंटेग्रिटी के इशू में आएगी। नहीं, टाइम भी आपका आता है, उस टाइम की वैल्यू भी आती है, उस टाइम की क्वालिटी भी आती है। लेट सिटिंग की जहाँ तक बात की तो मैं एक सिर्फ जो है ना बात शेयर करूँगा कि हमारे जो एक बॉस थे जब स्टार्टिंग के अंदर जब वुमन फाउंडेशन था, नवीद साहब उनका नाम था, तो वो हमेशा ये कहते थे कि अगर आप 5 बजे से 1 मिनट भी ऊपर लेट सिटिंग करते हैं, इट मीन्स कि आप
इनएफिशिएंट है। हाँ ठीक है, तो उसमें यह है क्यों कि अगर आप 5 बजे से 8 बजे तक बैठ रहे हैं तो आप जस्ट एक बंदे की वजह से अगर एक पूरा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपकी कंपनी की जो है वेस्ट हो रही है, तो कॉस्ट बढ़ रही है। तो इट मीन्स कि जो काम आपने 9 to 5 करना था, अब आप वो 9 to 9 कर रहे हैं या 10 बजे तक बैठ रहे हैं, तो वो लेट सिटिंग इट मीन्स कि जो है वो आप कंपनी के ऊपर एक बोझ बन रहे हैं। सही है। तो वो दैट इज आल्सो आप इसमें इंटेग्रिटी के अंदर आ जाता है, क्योंकि आपने अपना काम उस हिसाब से किया नहीं है। सही। तो इंटेग्रिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखें तो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो एट्रीब्यूट है, वो इंटेग्रिटी का आता है कि जब आप प्रमोशन की तरफ देखते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन या आपके जो एवेल्युएटर है वो कम से कम ये देख रहा होता है कि वही कि क्वालिटी टाइम आपने कितना दिया है, ठीक है, और उस जो आपको टास्क असाइन किए गए थे उनके अंदर रीवर्क कितना हुआ। राइट। क्योंकि समटाइम तो होता है कि जी अगर 1-2 दफ़ा तो रीवर्क हो सकता है, लेकिन अगर डेली आपके एक प्रोसेस के अंदर रीवर्क हो रहा है तो अगेन वही है कि आप या जानबूझकर कर रहे हैं कि कंपनी को कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। ये एक डेलिबरेटली भी हो सकता है और एक ये हो सकता है कि आपकी स्किल के अंदर इशू हो। और अगर स्किल्स के अंदर इशू इस वजह से मेरे ख्याल में नहीं हो सकता कि जब आप हायर हुए थे तो वो स्किल टेस्ट हुआ होगा, उसके बाद ही आपको जो है वो पॉइंट दिया गया होगा। सही बात। तो इंटेग्रिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और प्रमोशन के अंदर। सही। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस इस हिसाब से खास तौर पर जब वो बहुत फोकस करती हैं कि ओनरशिप आ गई, आपकी इंटेग्रिटी आ गई, इनोवेशन आ गई, कि ये जो जितने एट्रीब्यूट्स हैं कि जिससे कंपनी की अगर ग्रोथ नहीं है तो कम से कम कॉस्ट कटिंग हो गई, उसके अंदर जो है वो उसके प्रोसेसेस रीवर्क अगर जितना भी कम हो जाएगा तो इट मीन्स कि ये भी आप कंपनी की उसकी ग्रोथ के अंदर जो है वो एक हिस्सा आप डाल रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनके ऊपर फोकस करते हुए हम मेरे ख्याल में जो प्रमोशन है वो अर्न की जा सकती है। राइट। आखिरी एक सवाल हमसे करती हैं बानो अमीन, बट सर कुछ ऑर्गेनाइजेशन में लेट सिटिंग इज अ पार्ट ऑफ कल्चर। तो मैं इस कल्चर पे पता है क्या कहता हूँ कि मैं जब अपने ट्रेनिंग सेशन में सवाल करता हूँ, मैंने कहा कि आपकी ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, तो पता है वो 5-6 कंपनियों के नाम लेते, बड़ी बड़ी कंपनियाँ। अगर इस वक्त नाम लेंगे तो आप भी उनको जान चुके होंगे या पता होगा उनके बारे में। तो मेरा उनको ये बताना होता है कि देखें उन्होंने जो सीमेंट इस्तेमाल किया है तकरीबन हमने भी वही सीमेंट इस्तेमाल किया, पाकिस्तान में वही बनता होगा। जो उसने क्रश इस्तेमाल किया है वो भी आपने क्रश इस्तेमाल किया है, जो रेत उसने इस्तेमाल की है बिल्डिंग बनाने वो भी हमने की है, जो फर्नीचर उसने इस्तेमाल किया तकरीबन वही हमने किया होगा। और जो बिल्डिंग सामने आप देख रहे हैं मतलब वो टॉप कंपनी है, हम आपकी शायद ड्रीम कंपनी नहीं है, तो जो मजदूर उसने इस्तेमाल किए होंगे वो भी हमने मजदूर इस्तेमाल किए होंगे। दोनों कंपनियां कोरंगी के अंदर है, तो मैंने कहा वो भी कोरंगी के अंदर है, हम भी कोरंगी के अंदर है। लेकिन क्यों वो कंपनी 6 टाइम ग्रोथ पे है और हम 1 टाइम ग्रोथ पे है? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ पीपल। तो कल्चर जो है लोगों से बनाया जाता है, कल्चर कंपनी की दीवारों पे या कंपनी की जमीन पे नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर नहीं होता। सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज द कल्चर। और कल्चर कैसे चेंज होगा? क्या अकेले से होगा? कभी नहीं होगा। यू हैव टू इग्नाइट द पावर ऑफ दैट कल्चर। किसी न किसी को आग लगानी पड़ेगी कि कल्चर लेट सेटिंग का खत्म हो जाए। अब एक बंदा फॉर एग्जाम्पल 20 डिपार्टमेंट्स है कंपनी के अंदर, आपकी बड़ी जबरदस्त बात थी, एक डिपार्टमेंट लेट सेटिंग कर रहा है, इट मीन्स जो 400 लोगों में बिजली खर्च हो रही थी अब वो 20 लोगों पे खर्च हो रही है, पर कॉस्ट भी तो इंक्रीज हो सकती है। अगर हम सेठ को वो समझा दें कि सर लेट सेटिंग आदत बनाएंगे, आप मुझसे बेनिफिट तो ले रहे हैं, आप मुझसे इंक्रीमेंट मतलब एक्स्ट्रा काम करा के प्रॉफिट तो अर्न कर रहे हैं, लेकिन पीछे नॉन टेंजिबल जो आपको दिख नहीं रहे वो एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। इन द एंड यू आर सफरिंग फ्रॉम लॉसेस। सो कहीं ना कहीं किसी को बताना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि इट इज़ अमेजिंग। ज़बरदस्त किस्म का हमारा एंड हुआ और राहिल साहब बड़े खुश हुए। वो कहते हैं कि आपको बहुत सारे लाइक्स एंड व्यूज़ मिले। मैं समझता हूँ कि लाइक्स एंड व्यूज़ से इंपॉर्टेंट है कि लोग इसको इम्प्लीमेंट करें। तो अब्दुल रज़ाक साहब, आपके आखिरी रिमार्क्स हो इस प्रोग्राम में कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, जीत की लगन कैसा लगा, और ओवरऑल आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सिमिलर क्वेश्चन टू यू गौहर साहब। तो इस प्रोग्राम को मुझे मैं बल्कि जो ना आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर अपने इस और बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक के ऊपर बात करने का भी। और जैसे प्रोग्राम का नाम ही है जीत की लगन, तो ये मेरे ख्याल में यही चीज़ है कि जो वो जीत हर हिसाब से हो सकती है। आपके जितने भी ड्रीम्स हैं वो तभी ट्रू हो सकते हैं, तभी वो आगे आ सकते हैं कि अगर आप
बिल्कुल जो है वो डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हों, आप जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन का विजन है, मिशन है, उन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद जब आप काम कर रहे होंगे, हाँ। और आप ओनरशिप जिसके अंदर आपकी आ जाएगी कि आप ऑर्गेनाइजेशन को आइसोलेशन में नहीं देख रहे होंगे, ऑर्गेनाइजेशन को आपने ओवरऑल और उसका हिस्सा समझना है कि मेरी ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी है। तो जब आप ये चीज़ देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर मोटिवेशन भी आएगी, आपके अंदर जो एक एनर्जी भी आ जाएगी। आप जैसे वो एक एग्जाम्पल वही हमेशा कहते हैं ना कि जब वो नासा ने एक अनाउंस किया था कि हमने जब वो एक मिशन के ऊपर जाना है, तो उनके सीईओ ने जब बात की लोगों के साथ कि हमें, और उनके अंदर एक एनर्जी बताई, उनको मोटिवेट किया, तो नेक्स्ट डे जब आप उन्होंने आके देखा कि जो स्वीपर था वो इतनी अच्छा काम कर रहा था कि उससे उन्होंने यकीन हो गया उनको कि नहीं, अब हम अपने मिशन के अंदर कामयाब होंगे। कि जब एक जो आपका जेनिटोरियल स्टाफ है वो उसके अंदर जो उसकी उसे पूछा कि मतलब ये तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, हाँ, तो उससे पूछा कि मैं सर लोगों को चांद पे भेजने की साफ सुथराई की तैयारी कर रहा हूँ। तो ये चीज तो ये जब हमारे अंदर आ जाएगी, चाहे हम किसी भी लेवल के ऊपर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हों, तो डेफिनेटली फिर प्रमोशन आप ड्यू नहीं होगी, फिर वो अर्न होगी। तो इंशाल्लाह जो है वो इस तरह का अगर हम कल्चर डेवलप कर लेते हैं और उसके ऊपर अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल में हमें फिर प्रमोशंस और जो इस तरह के ग्रीवेंसेस हैं मेरे ख्याल में वो लोगों बहुत कम हो जाएंगे। सर गोवा साहब, आपका कोई फाइनल रिमार्क? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत भाई कि आपने इस इतनी एक अपॉर्चुनिटी दी, लर्निंग अपॉर्चुनिटी आई वुड से। और बाकी जीत की लगन मैं सुनता रहता हूँ अक्सर जब भी मौका मिलता है। बड़ी खुशी होती है कि हमारा एक साथी जो हमारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उन्होंने इतना अच्छा एक इनिशिएटिव लिया और इतनी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज के इस टॉपिक के ऊपर मैं लास्ट एक दो अल्फाज कहना चाहूँगा इसको समराइज करने के लिए। Whatever you do it joyfully. जो भी आप कर रहे हैं, अगर आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो ये आप यकीन मान लीजिए कि आप बहुत आगे जाने वाले हैं। और प्रमोशन की फिर आपको फिक्र नहीं रहेगी, प्रमोशन की फिक्र नहीं रहेगी। इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग योर जॉब, इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग व्हाटएवर यू आर डूइंग, आप उसमें कभी भी सक्सीड नहीं कर सकते। प्रमोशन मिल भी गए फिर भी सुकून नहीं मिलेगा, आपको सुकून नहीं मिलेगा। तो इफ यू वांट सेटिस्फेक्शन इन योर लाइफ, इफ यू वांट सक्सेस इन योर लाइफ, सही, डू व्हाटएवर यू डू, बट विद जॉय। तो एंजॉय करें अपने काम को भी, और अभी हम एंजॉय कर रहे हैं। और मैं बताऊं कि इवन सुबह नींद से मैं संडे को जब मैं उठता हूँ, पहला काम यानी कि नाश्ता वाश्ता करने के बाद मैं नेटफ्लिक्स में मूवीज देखता हूँ। उसके बाद मुझे पता है कि मेरी वाइफ मुझे 4 घंटे लेट उठती है, तो मैं कहता हूँ शुक्र है 4 घंटे लेट उठी, मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। दिन आए तकरीबन 4-5 घंटे स्पोर्ट्स करता हूँ, 4-5 घंटे स्पोर्ट्स के बाद 3 घंटे का तकरीबन शो भी रन करता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मैं घर जाके कोई थक जाऊंगा, राइट। और किसी ने कमेंट किया बड़ा जबरदस्त, आसिफ हाशमी साहब, प्रोफेसर गोहर और इंटेलिजेंस लुक्स, बड़ा जबरदस्त कमेंट है। और जाहिद मुनीर साहब कहते हैं कि रंजीत की लगन, तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, ग्रेट कॉम्प्लीमेंट, बहुत जबरदस्त है। और रजाक साहब आपका बहुत शुक्रिया, गौहर साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आए। और तमाम सुनने वालों से हम कहते हैं कि वक्त शायद इस प्रोग्राम का ख़त्म हुआ, लेकिन सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। अगले हफ्ते 8 से 9 हर हफ्ता इतवार दोबारा मुलाकात होती है आपसे जीत की लगन में। आप, मैं और एक अच्छी बात, अगर आप चाहते हैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बने तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, ताकि अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ आपको भी इस प्रोग्राम का हम हिस्सा बना सकते हैं। तो तब तक के लिए अपने पड़ोसियों का, अपने घर वालों का, दोस्तों का, जितने भी आपके इतराफ में लोग हैं, उनका ख्याल रखिएगा। और तमाम जो हमारे मज़हर साहब, हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं, और उनको जो है मैं कभी लाइव लेकर आऊँगा, आप उनको देखिए कि उनकी कितनी मेहनतें और काविशें हैं, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ पॉसिबल विदाउट अ टीम। सो विनिंग इट टुगेदर, इट्स अ टीम वर्क, एंड इंशाल्लाह होती है मुलाकात आपसे अगले हफ्ते। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। सेटिस्फैक्शन इज गुड। सर आपका हाशमी कोई फैन बन गया ये मेरा दोस्त है रंजीत भाई, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू वेरी मच कि आप आए। और बड़ी लंबी वीडियो है, इसको हम रिट्रीव कर सकते हैं? कैन वी रिट्रीव दिस वीडियो?